डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. होम मिनिस्टर अमित शाह। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर पीओके को वापस लाने का कोई पुख्ता प्लान है? 1846 से अब तक जम्मू कश्मीर का पूरा विवाद क्या है, आज की वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद राजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच 1846 में अमृतसर संधि हुई थी। 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर ये समझौता हुआ। इस अमृतसर समझौते के जरिए राजा गुलाब सिंह इस रियासत के राजा बने। राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख ननक शाही रुपए में कश्मीर घाटी और लद्दाख को खरीदते हुए उसे जम्मू में मिला लिया था, जिस पर पहले ही उनका शासन था। करीब 79 ईयर्स बाद 1925 में डोगरा वंश के हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा बने। राजा गुलाब सिंह के समय में जम्मू और कश्मीर रियासत का मैप कुछ इस तरह दिखता था। फॉर्मर एम्बेसडर सुजन आर्चिनॉय ने अपनी रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि 1865 में हंजा कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ एक किला बनवाया था। 1869 में हंजा के मीर ने कश्मीर के राजा की संप्रभुता को मान्यताएं दी। 1891 में मीर ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों के साथ मिलकर कश्मीर के राजा ने हमला किया। हंजा के मीर ने जिंगजैंग भागकर अपनी जान बचाई। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन लाइन खींची थी। तिब्बत ने इसे मान लिया था, लेकिन चीन ने नहीं माना। चीन ने कश्मीर रियासत के हंजा समेत बड़े हिस्से पर अपना दावा किया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस दावे का विरोध किए बिना चीन की बात मान ली। सुजन सिंह अपने रिसर्च आर्टिकल में बताते हैं, वाइसी रॉय लॉर्ड लैंसडाउन ने अपने एक लेटर में लिखा था, हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे पूरे कासगढ़ यारगंड रीजन पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, उतना ही वह इस एरिया में रूसी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए ताकतवर साबित होगा। 1937 तक चीन ने रैसकम वैली पर अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आजादी से पहले ही चीन के साथ मिल गया। अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश के रूप में आजाद हुए। उस वक्त देश में 570 से ज्यादा रियासतें थी। इस एक्ट के अनुसार इन रियासतों के शासकों को ये फैसला करना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ, या फिर आजाद रहना चाहते हैं। देश की आजादी के समय तक 560 रियासतों ने भारत में विलय करने का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी जाने का फैसला नहीं किया। विलियम नॉर्मन ब्राउन ने अपनी किताब यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान में लिखा, 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा लेटर भेजते हुए लिखा, कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं होता है तो उसे गंभीर संकट का सामना करना होगा। करीब 2 महीने बाद पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से ट्राइबल्स को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमार्ग शुरू किया। मॉडर्न वेपन्स से लैस और
पाकिस्तानी ट्राइबल्स ने बारामुल्ला में जमकर वायलेंस किया। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जान बचाकर श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। इसी दिन हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया। इस विलय पत्र के वॉल्यूमों में लिखा है, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करने की घोषणा की है। पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत के साथ विलय को नहीं मानते हुए 1948 में खुले तौर पर कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। इस लड़ाई के कुछ महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। आखिरकार यूनाइटेड नेशन की देखरेख में 1 जनवरी 1949 को दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ और दोनों के बीच कश्मीर में बॉर्डर लाइन निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपने मौजूद स्थिति से पीछे नहीं हटी। जम्मू कश्मीर रियासत के जितने हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK कहा गया। 1971 की लड़ाई में हार के बाद पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान एरिया को पाकिस्तान का नॉर्दर्न रीजन या पाकिस्तान एरियास नाम दिया गया। बाकी बचे हिस्से को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया। फिलहाल भारत के पास जम्मू कश्मीर रियासत का 60%, पाकिस्तान के पास 30% और चीन के पास 10% हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के फिलहाल 7 हिस्से हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर रियासत और POK पर दिए जा रहे बयानों पॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए समझते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत की पूरी जमीन भारत की है। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को पूरी तरह से भारत में मिलाने के लिए पेपर में सिग्नेचर किए हैं। इंडियन पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने 22 फरवरी 1994 को कंसेंसस से एक प्रस्ताव पारित किया। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और पाकिस्तान को इसके कब्जे वाली जमीन को खाली करना होगा। दिसंबर सन 2023 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 दोनों सदनों से पास होकर ये बिल अब कानून बन गया है। अमित शाह ने दोनों बिलों को पेश करते हुए 2 बात कही। जम्मू कश्मीर असेंबली की 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि वे भारत का हिस्सा है। सेकेंड, पहले जम्मू में 37 सीटें थी, लेकिन अब 43 हो गई हैं। वहीं कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हो गई हैं। मोदी सरकार ने POK को लेकर कानून बदलकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगर सरकार इससे आगे प्लान बनाती भी है तो उसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद कदवई के मुताबिक राम मंदिर आर्टिकल 370 और CAA के बाद अब POK को मैनिफेस्टो में शामिल कर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिली। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है। अब अगर एक बार फिर POK के मुद्दे को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट होगा। हालांकि असेंबली इलेक्शंस में इस मुद्दे पर बीजेपी को जम्मू इलाके में भले ही सफलता मिल जाए, लेकिन कश्मीर में इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी के मुताबिक ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला लगता है। हकीकत में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। हमें समझना होगा कि भारत POK को मिलाएगा तो सिर्फ वहाँ की जमीन नहीं, वहाँ के लोग भी भारत के हिस्सा होंगे। भारत को POK को मिलाना आसान नहीं है जब तक वहाँ के लोग भारत में मिलना नहीं चाहेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट JS सोडी के मुताबिक POK को भारत में मिलाना 4 वजहों से मुश्किल है। भारत को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। चीन CPEC प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के कासगढ़ सिटी तक के लिए एक हाईवे बना रहा है। 15 साल में 300 किलोमीटर लंबे हाईवे के साथ रेलवे लाइन और पाइपलाइन नेटवर्क पर
चीन 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करने का प्लान बना रहा है। चीन अपने पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे में किसी भी हमले की स्थिति में चीन सीधा जंग में हिस्सा ले सकता है। सेकंड, पाकिस्तानी सेना की तैयारी। पाकिस्तानी सेना 3 जंग भारत के साथ लड़ चुकी है। वह अपने रिसोर्सेस के हिसाब से पूरी तरह से जंग लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को ये भी उम्मीद है कि भारत के साथ जंग की स्थिति में चीन उसका साथ देगा। थर्ड, पहाड़ी जंग। सेना की ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि मैदानी इलाके में जंग के लिए जाते हैं तो अटैकर्स वर्सेस डिफेंडर का रेशियो 3:1 का होता है, जबकि पहाड़ में ये रेशियो 9:1 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई पर बैठे एक पाकिस्तान जवान के लिए 9 भारतीय जवान तैनात करने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कश्मीर की पहाड़ियों पर होगी। ऐसे में भारत को ज्यादा फौज और बारूद गोला लगना होगा। फोर्थ, पीओके का डेमोग्राफिक चेंज। 1947 के बाद पाकिस्तान को ये पता था कि पीओके के लिए भारत कभी भी जंग की शुरुआत कर सकता है। इसकी तैयारी पाकिस्तान ने पहले ही कर रखी है। इस्लामाबाद ने 1984 में पीओके के गिलगित और बाल्टिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म कर दिया। इसके बाद वहां पाकिस्तान के किसी भी दूसरे हिस्से का नागरिक जमीन खरीद सकता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पीओके की डेमोग्राफी पहले से बदल गई। अब पंजाबी मुसलमानों की आबादी यहाँ रहने लगी, जो पाकिस्तान सरकार के लिए वफादार है। पीओके भारत के लिए रणनीतिक तौर पर कितना अहम है, डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोडी का कहना है कि पीओके अपनी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अगर ये हिस्सा भारत में मिल जाता है तो भारत सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। इससे सेंट्रल एरिया के कंट्रीज जैसे ताजिकिस्तान जैसे नेचुरल गैस और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर क्षेत्रों तक भारत की पहुंच होगी। ये एरिया रणनीतिक तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन की पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना आसान हो गई है। पीओके में चीन CPEC प्रोजेक्ट बना रहा है। इस जगह से चीन आसानी से भारतीय नेवी पर नजर रख पाएगा। अरब सागर में भारत की हर गतिविधियों को चीन देख पाएगा। यही वजह है कि चीन ने न्यूक्लियर सबमरीन ग्वादर पोर्ट के करीब तैनात किया है। ऐसे में अगर ये हिस्सा भारत में मिलता है तो हम चीन और पाकिस्तान के इस मंसूबे को फेल कर सकते हैं। साथ ही भारतीय सेना सभी ऊंचाइयों वाली जगह पर तैनात होगी। ऐसे में जंग की स्थिति में हम दूसरों पर क्या सच में सरकार पीओके को लेकर सच में फैसला ले सकती है? डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोडी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत अभी कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकता है। ये 1-2 नहीं बल्कि कई सालों का प्लान होता है। 1971 की बांग्लादेश जंग भारत ने सिर्फ 13 दिन में जीत ली थी। इसकी एक मुख्य वजह थी कि वहाँ की पूरी आवाम भारत के साथ थी। अगर वहाँ की जनता भारत के साथ नहीं होती तो सेना कितनी भी मजबूत होती, जंग आसानी से खत्म नहीं होती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 11 महीने से दुनिया की सबसे ताकतवर इजरायली सेना लड़ रही है, लेकिन वह छोटे से गजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पाई। रूस यूक्रेन के सिर्फ उस डोंबास इलाके को जीत पाया है जहां रूस समर्थक लोग रहते हैं। बाकी के हिस्से में आगे बढ़ने के बाद भी रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा। पीओके से कुछ वीडियो जरूर सामने आते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। पीओके की ज्यादातर आबादी भारत के साथ नहीं है। क्या पीओके की समस्या के समाधान के लिए भारत या पाकिस्तान ने कोई फार्मूला दिया है? हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए कई समझौते हुए। इनमें से प्रमुख 1999 में लाहौर समझौता और सन 2001 में आगरा समझौता। लाहौर समझौते में दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर विवाद को जल्द से जल्द हल करने की बात कही थी, जबकि सन 2001 के आगरा समझौते में उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 4 पॉइंट सलूशन का प्रस्ताव रखा था। शिखर सम्मेलन के विफल होने के कई वर्षों बाद मुशर्रफ ने दावा किया था कि भारतीय पक्ष समझौते से पीछे हट गया, जबकि मसौदा प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर के लिए तैयार था। मुशर्रफ ने सन 2004 के एक कार्यक्रम में कहा था, मुझे बताया गया कि भारतीय कैबिनेट ने
अपनी मंजूरी देने से इस पर इनकार कर दिया है। उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि जनरल मुशर्रफ ने मेरा नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारा मेरी तरफ था कि मैंने आगरा शिखर वार्ता को असफल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ के बयान को सरासर झूठ बताया था और कहा था कि उनका आइडियल रवैया कश्मीर में आतंकवाद को आजादी की लड़ाई साबित करने की कोशिश ही आगरा समझौते को विफल करने में अहम साबित हुई।